नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी ये श्रृंखला है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि हैं वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और कवि श्री बी.एल. गौड़। आइए सबसे पहले हम आज के अतिथि को इस मंच पर जोड़ते हैं और उसके बाद विधिवत रूप से हम बातचीत शुरू करते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार श्री बी.एल. गौड़। नमस्कार, नमस्कार महोदय, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं गौड़ जी आप? स्वास्थ्य बस वगैरह कैसा है? मैं ठीक हूँ और स्वास्थ्य तो ठीक ही है, बस चल रहा। और हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। विजय संदेश जी जी नमस्कार करते हैं और अमेरिका से अनदा पाटनी जी भी जुड़ गई हैं, आपका नमस्कार स्वागत कर रही हैं। अशोक मिश्री जी भी जुड़ गए हैं। लगातार अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए हैं। और गौड़ जी, मैं तो जब मैं आपका परिचय देख रहा था सर, मैं तो हैरान हो गया। क्या जीवन रहा है आपका और क्या क्या विविधता है इसमें, कितनी कितनी इसमें कितना कितना विस्तार है। मैं थोड़ा सा पहले अपने मित्रों को उसको थोड़ा सा संक्षिप्त देना चाहूंगा, नहीं तो फिर बातचीत में बाद में आपसे जब हम वार्तालाप करेंगे आपके जीवन के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, तो फिर उनको सब उसके बारे में परिचय मिलेगा ठीक तरह से। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री बी.एल. गौड़। आपने गौड़ जी दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी किया है, उसके बाद साहित्य रत्न आपने प्रयागराज से किया है, डिप्लोमा आपने सिविल इंजीनियरिंग भी किया है और इटालियन भाषा में भी आपने शिक्षा प्राप्त की है और आप 3 भाषाएं मुख्य रूप से जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और इटालियन। और अब इसके अतिरिक्त जो साहित्यिक आपका योगदान है साहित्य के क्षेत्र में, 7 पुस्तकें आपकी काव्य संग्रह है, कविताओं पर है, जिसमें गीत भी हैं, कविताएं भी हैं। मीडिया पर आपकी 3 पुस्तकें हैं, कहानी संग्रह आपकी एक है पुस्तक है, नाटक एक संग्रह आपका एक छपा है और तकनीकी ज्ञान पर जो पुस्तकें आपकी 2 हैं। इसके अतिरिक्त आपने 2005 से प्रकाशित द गॉड्स टाइम्स का संपादन भी किया है और 1958 से लेकर 1989 तक यानी 31 वर्ष आप भारतीय रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग के पद पर हैं, वहां पर कार्य किया है आपने। और उसके बाद गॉड्स इंडिया लिमिटेड निर्माण क्षेत्र की भी स्थापना की है। क्या बात है गौड़ जी, जब ये मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा मेरे लिए बहुत बड़ी सामग्री मिली आज आपसे खुलकर बातचीत करने की। अब इस बीच में देखिए प्रियंवदा पांडे जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गई, पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़ गए, आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका नमस्कार कर रहे हैं गौड़ जी। तो मैं चाहता हूं क्यों ना मैं आपके बचपन से शुरू करता हूं। वास्तव में आप है कहां से और शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी कैसे शुरू हुई है? मेरा जनपद उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है। उसमें एक बहुत छोटा सा गांव है जहां अब तो खैर सड़क पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, पहले वहां कुछ नहीं था। तो 1936 में 12 जून को मेरा जन्म हुआ वहां पर। और उसके बाद कुछ दिन गांव के 3 किलोमीटर दूर पर एक प्राइमरी स्कूल था, वहां गए। फिर दिल्ली चांदनी चौक में आ गए। पिताजी रेलवे में थे तो दिल्ली हमको ले आए। तो फिर हम इसमें ये सारा मेरा एक पुस्तक आ रही है संस्मरणों का सच आत्मकथा, वो अगले महीने आ जाएगी। उसमें सारा बहुत डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये मैं दिल्ली आए, दिल्ली चांदनी चौक में रहे, फिर रामदत्त स्कूल नंबर 1 से हायर सेकेंडरी किया, फिर रामदत्त कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए, वहां से सीधे सीधे एकदम रेलवे में चले गए। और 1958 से और करीब 1989 तक एक संयोग देखिए रैना जी कि मेरी जो रेलवे में ज्वाइनिंग है वो है 19/2/58 और रेल को छोड़ने की जो डेट है 19/2/89।
ये कोइंसिडेंस। तो मैं कभी कभी उस विषय में सोचता हूँ कि ये कोइंसिडेंस जो हुआ छोड़ने का, ये भी शायद उस ऊपर वाले ने ही कुछ संकेत था उसका, कि चूंकि मेरे मन में बचपन से ये बात थी, जब मैं थोड़ा 8th 9th में था, कि इतनी घोर गरीबी में हम पले बढ़े हैं, तो गरीबी से लड़ाई लड़नी है, और स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरे गरीबों को भी साथ जोड़ना है, उनको रोजगार मिल सके, कुछ ऐसा हो जाए, तो भगवान ये कभी कृपा करना। तो वो कृपा हुई उनकी 1989 में, और मैं वहां से सीधा निकल करके, और बहुत छोटे लेवल से फिर हमने ये गॉडसंस इंडिया लिमिटेड इसका स्थापना की, और फिर बाद में ये इसका फैलाव होना शुरू हो गया, और 2005 तक मैं बहुत सक्रिय रहा। और 2005 में पहली किताब आई थोड़ी सी रोशनी, और उसी दिन ये पेपर लॉन्च किया मैंने, गॉडसन टाइम्स, क्योंकि जो शासन प्रशासन या व्यवस्था जो देश की है, इसमें बड़े बड़े अन्याय कम्युनिटीज के साथ होते हैं, आपके साथ तो आप तो भुक्तभोगी हैं कि कश्मीर में क्या हुआ। ऐसे ही जो एक मेरी कविता है, अभी यही कहीं पढ़ी होगी, कि सूखा में उपले पत्ते हैं ताल तलैया में, उसी में एक वर्ण आया है कि जो भ्रष्टाचार जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं आ जाता। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक मजदूर जो झाड़ी कर रहा है वो भ्रष्टाचार करे और फिर वो ऊपर चला जाए, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। ऊपर से होता है, नीचे तक आता है, और हम आप सब लोग उसके भुक्तभोगी होते हैं। मैंने भी जीवन में बहुत उसको भोगा है। तो जिंदगी ऐसे चलती रही, और बस वो लेखक तो खैर, मैंने एक दो इंटरव्यू में कहा है कि दुनिया में कोई वर्कशॉप नहीं है जो कोई कवि बना सके, ऐसा क्या? वर्कशॉप नहीं बना। ये जो मन के भाव होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो हमारे ये माँ के गर्भ से आते हैं, और वो पलते रहते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे वो भाव आए तो मैं 2005 तक चुप रहा। चुप नहीं रहा, चुप मुझे करा दिया उस संघर्ष ने, गरीबी ने, कि इसके बाद ही कलम उठाओगे जब तुम्हारे पैरों में जान होगी। तो 2005 में बच्चों ने कारोबार संभाला, मुझे समय मिला, और मैं साहित्य में अपना जो चाहता था मैं अंदर से कि मैं क्या हूँ, मैंने उसको निकालना शुरू किया। और अब तक 14-15 किताबें आ चुकी हैं, और आज भी एक प्रेस में गई है, अभी 2 और पांडुलिपि पढ़ी है, तो मेरा ख्याल है 2-3 महीने में 3 किताबें और आ जाएंगी। तो क्या बस बात! यही मैं। जी जी। जी, जी, जी। नहीं, मतलब और फिर उसके बाद साहित्य रत्न आपने, बीएससी तो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, साहित्य जी रत्न जी। आपने और कहीं से किया। उसके हाँ बाद जी। डिप्लोमा जो आपने इटालियन भाषा में और सिविल इंजीनियरिंग में, वो अलग से, वो ये कैसे, ये संयोग कैसे बनता रह गया? जब जब मैं सर्विस में आ गया, तो कहीं जा तो नहीं सकते थे पढ़ करके, तो मैं गाजियाबाद में मेरी पोस्टिंग थी एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो दिल्ली यहाँ पर ये चित्तरंजन पार्क के पास, सुजान सिंह पार्क के पास, वहाँ एक कंसुलेट का दफ्तर था इटालियन का। तो जी, पेपर जी। में निकाला उन्होंने कि जो इटालियन भाषा सीखने आ सकते हैं, वो शाम को हमारी 6 बजे क्लास होगी, 6 से 7:30, वो आए। तो मैं गाजियाबाद में अपनी ड्यूटी पूरी करके वहां से बस पकड़ता था, और दिल्ली सुजान सिंह पार्क आता था। यहाँ से रात को करीब 9:30 बजे घर पहुंचता था। एक 1.5 घंटे की क्लास होती थी। तब ये 1 साल के बाद हो गया वो डिप्लोमा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इटली भेज रहे हैं, रोम यूनिवर्सिटी में। आप 2 साल का एडवांस डिप्लोमा वहां कर लीजिए। क्या बात आपको है! करना यह है कि बाई एयर आना जाना आपका होगा, वहां आपका रहना और आपका खाना, आपकी एजुकेशन सब फ्री है इटालियन गवर्नमेंट से। तो मैंने उनके हाथ जोड़ दिए जी कि मेरे बच्चे हैं, मैं हूं, मेरी नौकरी है, मैं नहीं जा सकता। तो बस वो फिर ज्ञान जो था बस्ते में बांध के वो रख दिया। अभी तो मैं करीब 22-23 देशों की यात्रा की, तो वहां इटालियन थोड़ी बहुत काम आई, नहीं तो मैं भूल चुका था उसे। जैसे कोई सुंदर महिला है तो आप कहेंगे सिन्योरिना, तो एकदम इतनी खुश हो जाएगी कि आप पूछिए मत कि क्या कह दिया मुझे। सिन्योर, श्रीमान, और ग्राजिए, थैंक यू, टैक्सी मांगने, मिस मिस कूसी, एक्सक्यूज मी, उन टैक्सी, एक टैक्सी चाहिए। तो इस तरह के शब्द कुछ याद अभी भी हैं,
इस उम्र में भी। ये सन 1971-72 की बात है, तो कुछ शब्द अभी दिमाग में रखे हुए हैं। ये क्या तो ये अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके साथ जुड़ा रहा, आपने सिविल इंजीनियरिंग की। जी तो जी, वो ऐसा, मतलब कैसे क्या वो मतलब कैसे ये वो वो ऐसा ख्याल था कि ये 1957 की बात है। 57 के एंड में रेलवेज ने एक बड़ा भारी वो निकाला एड कि वी नीड सिविल सुपरवाइजर्स इमीडिएटली दे शुड कम फॉर डायरेक्टली इंटरव्यू। तो मैं चला गया वहाँ बड़ौदा हाउस में चला गया, वहाँ इंटरव्यू हुआ, और 1 महीने के बाद फिर मेरा वो अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। उसमें 1 साल की ट्रेनिंग डिप्लोमा के लिए वो शाहजहानपुर में थी। फिर हम रेलवे के खर्चे की तरफ, रेलवे की तरफ से सब कुछ, वो 1 साल की वहाँ ट्रेनिंग की सिविल की। उसके बाद फिर यहाँ दिल्ली में आके ज्वाइन किया। ये थी कहानी। अच्छा तो ये रहा। तो भारतीय रेलवे में तो काफी सेवा दी है आपने, क्या अनुभव क्या रहे आपके? वहाँ अनुभव रहना जी, मेरा ज्यादातर पीरियड जो है वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में रहा। इसके दो भाग हैं। एक तो है जो कश्मीरी गेट में जिसका हेडक्वार्टर आज भी है, चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन। एक होता है चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस। जी तो जी। मैं इन टोटल 6 साल तो मैं घोर जंगलों में रहा। उसका वर्णन मेरी आत्मकथा में आ रहा है। और ईश्वर में विश्वास जो है, और दूसरा कहीं ब्रह्म प्रेत और ये वो सब, वहाँ सब बहुत कुछ देखने को मिला। जहाँ जंगली आदिवासी लोग रहते हैं, जिनके जो महिलाएं होती हैं उन पर सिर्फ एक 3-4 मीटर की एक धोती होती है, और वहां पर पेटी कोट और ब्रा और ये सब जो है, ब्लाउज, ये सब लग्जरी में आता है। तो ऐसा उस समय मैंने देखा। आदमी के पास सिर्फ एक गमछा होता है नीचे, या सिर पर एक कपड़ा होगा, बाकी नंगा होगा, वो नंगे पैर ही होगा। वहां चप्पल या जूता पहनना भी एक लग्जरी है। तो वो टाइम था 1960-61 का। और वहां पर एक मजदूर की तनख्वाह होती थी 1 रुपये 12 आने, और महिला की होती थी 1 1.5 रुपया। ये वहां की मजदूरी थी। हम लोगों ने, मैंने खुद पर्सनली बहुत फाइट किया कि ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये बनिए की दुकान थोड़ी है कि हम दे दें कि तुम जाके मजदूरों को दे दो, ये तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, यही रहेगा। और मेरे आने तक वहां, मैं आया हूँ वहां से 67 में, तो शायद वो 2.25 रुपये और 2 रुपये हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था बस। तो ये वहां देखा जंगलों में, उसकी अपनी अलग दुनिया है, अलग कहानियां हैं, बहुत बड़ी कहानियां हैं। वो सब मेरी आत्मकथा में आ रही हैं। वहां कौन कौन मिला, कैसे शेर मिले, शेर से कैसे हमने दर्शन किए कि हम आईपी टेंट में सोए हुए हैं और शेर महाराज बाहर आकर के बैठ गए हैं। तो वो भी बहुत देखा, काफी जो है ऐसा अलग जीवन था वो। वो तो बहुत लंबी कहाँ पर रेलवे की नौकरी और कहाँ फिर साहित्य की तरफ कैसे मतलब रुझान कैसे हुआ आपका, कैसे आपने ये कैसे ऐसे मतलब हुआ। जी जी क्या जी। और कोई परिवेश था, ऐसा माहौल था हाँ परिवार में, जी, कुछ ऐसा था क्या? जी जी। जी मैं बताता हूँ। मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे चाचा जी दिल्ली में, यहाँ चांदनी चौक की कोतवाली में, वो सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। तो वो भी एक विचित्र आदमी थे, 3 सब्जेक्ट में एमए थे, लेकिन पुलिस की नौकरी मिली तो वहाँ उन्होंने कर ली। तो वो एक दिन मेरे लिए देवदास ले आए, शरद चंद्र का। करे क्या तू ये केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा रहता है, इसको पढ़, देख जरा पढ़ के। वो मैंने पढ़ा। पढ़ा उसके, मैं तो दंग रह गया, मतलब बहुत रोया उसे मैं पढ़ के। उसमें जहाँ शरदचंद्र लिखते हैं लास्ट में कि बस हम यही चाहते हैं कि किसी की मृत्यु देवदास की तरह ना हो, वो हाँ हाँ हाँ। उनकी वो जी जी जो जी। है। तो वो जो मेरे अंदर संवेदनशीलता थी वो एकदम जाग गई बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा ये जीवन जो है केमिस्ट्री फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, ये बेकार है। जो जीवन अगर कहीं है तो वो साहित्य में है। तो दिमाग वहां से मुड़ गया। उसके बाद फिर उन्होंने निर्मला प्रेमचंद जी का वो ला के दे दिया। एक किताब और थी, हाँ, वैशाली की नगर बधू, आचार्य हम्म। चतुर्सेन शास्त्री की, बहुत मोटी किताब थी, वो ला के दे दी उन्होंने। बस वो पासा पलटता चला गया, लेकिन मैं नौकरी में नहीं कर सकता था ये सब कुछ, वो मेरे अंदर भरता चला गया। 2005 में उसका उदय हुआ। और अब जो मेरे सामने ये ये ऐसी ऐसी 2 फाइलें पड़ी हैं, जी जी। इनमें
करीब ये 500 पेज की किताब आ रही है, काव्य समग्र B.L. गौड़। तो 2005 से जो अब तक लिखा गया है, गीत और कविता, मेरी दो ही विधाएं हैं, गीत है और मुखछंद कविता है। तो इन दोनों को मिलाकर के कमल किशोर गोयनका जी जो हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनकी क्या बात। सलाह पे चले। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अब जाल को समेट लीजिए, मैं आपसे 2 साल छोटा हूं, आप 86 के हो गए, तो कहने लगे इस जाल को फैलाइए मत। तो मैंने अच्छा। कहा जी हाँ, लिखना तो मेरे हाथ में है नहीं, मैं इसको लिखते लिखते भी अभी कम से कम 40 कविताएं लिख चुका हूँ इस किताब को बनाते बनाते, तो उसमें और जुड़ जाएंगी। तुम बस रहना जी, जीवन इसी में सारे दिन बीतता है, और कोई मेरी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और कभी कभी कोई मित्र आ जाता है तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ जाते हैं, या मैं चैम्प्सफोर्ड क्लब में बैठ जाते हैं, और कभी शाम को एक आध पैग हो जाता है। बस ये जिंदगी है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक दो गीत सुनाइए। अच्छा, जी, गौड़ जी, तो आप तो ससुर पाठ तो एक करते एक होंगे आप। हाँ, एक सेकंड। जी जी जी, नहीं, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर दीजिएगा, कुछ तकनीकी समस्या लग रही है। गौड़ जी को आ गई है। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री B.L. गौड़। अ, कुछ कुछ तकनीकी समस्या लग रही है गौड़ जी के साथ। जी 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 मैं जी 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 जी। तो कुछ समस्या आ गई थी थोड़ी सी। हाँ हाँ, समस्या। जी जी जी। तो मैं ये गीत कह रहा था, आप कुछ एक दो गीत सुनाइए। गीत आपने बहुत अच्छे लिखे हैं। जी, ये वो। एक गीत में कुछ प्रयोग भी मैंने किए हैं। जी जी तो और मेरे गीत रैना जी सब प्रकृति से निकल के आते हैं, जी और जी जी उसमें उसमें प्रेम, दर्शन, प्रकृति अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए करीब, हाँ, एक दिन मैं ऐसे ही गाजियाबाद में, बहुत बड़ा पार्क था, नेशनल पार्क, मैं वहां घूम रहा था, क्योंकि मेरा 36 साल का समय गाजियाबाद में बीता है। और उसके बाद हम 2010 में दिल्ली आ गए, और 2010 से 18 योजना विहार में रहे, और 18 से मैं अब कनॉट प्लेस में, लुटियन जोन में यहाँ पर हूँ। 18 से यहीं पर अब सब सारा परिवार मेरा यहीं पर है। जी तो जी। वहाँ मैं एक फूल को देख रहा था, और फूल के ऊपर, ये सुबह 5:30 का टाइम था, तो उसके कण जो थे वो उस पर चमक रहे थे, थोड़ी सी लाली सी। तो मैं ऐसे देख रहा था, तो मुझे जानने वाले हमारे वहाँ दोस्त हैं, वो आए, तो मेरे कंधे पे ऐसे कर, अरे क्या क्या कर रहे हो यार, चलो घूमते हैं। मैंने कहा तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं उसे देखता रहा, घर आया तो उसने चैन नहीं लेने दिया, तो कविता बन गई, और वो कविता मैं आज आपको सुना रहा हूँ। जरूर। तो आपने कहा ना कि प्रकृति और प्रेम, गीत का आधार ही प्रेम और प्रकृति है गौड़ जी। जी जी जी, हाँ। तो मैंने वो जो उसके कण देखे, उससे जो कविता निकली वो आप देखें। जरूर, आपका स्वागत है। जी, कि पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा कि ज्यों किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के लावे खेरे फूल पर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। पाखुरी पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा कि ज्यों किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के लावे खेरे फूल पर। कुछ देर में आकर यहाँ कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें। वो जो ओस के कण है, सूर्य की पहली किरण आएगी और ये गायब हो जाएगी। कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगी और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगी। कुछ हाँ। देर में आकर कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, भाल माने माथा, आज हम्म। झुकेंगे ये धरा के भाल पर, आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चून रिबन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर। या तो हाँ। इंद्रधनुष या तो इंद्रधनुष बनेंगे। या आपने कभी अगर देहात की तरफ गए हों और देखा हो कि बादल, काले बादल बहुत घिर गए हैं, तो दूर
कहीं देखेंगे आप कि पृथ्वी के माथे को बादल चूम रहा है। वो क्या कल्पना बात, आई क्या चित्रण है, कि वाह वाह वाह, हाँ, क्या बात। धरा लेटी हुई है और वो जो बादल है वो उसके माथे को चूम रहा है। तो वाह आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, ये जो बादल हैं आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बन सात रंग की जा तनेंगे पहाड़ों के ढाल पर, या पर्वत के ऊपर ये इंद्रधनुष बन जाएंगे। क्या चीज? ओस के कण। वाह ओस के वाह वाह। हाँ, वो ओस के कण का क्या होगा, उसकी जर्नी क्या है, उसका जीवन क्या है। कुछ देर में आकर यहाँ दिन मान छू लेगा, इन्हें ये भाप बन उड़ जाएंगी, रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बन सात रंग की जा तनेंगे पहाड़ों के ढाल पर, या बनेंगे बूंद फिर से, या बनेंगे बूंद फिर से, आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर। आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर, फूल के साथ जो कांटा है या तो उस पर गिरेंगे या फूल पर गिरेंगे। तो आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर, और पाखुरी की देह पर उसके कण देखकर एक पल को यूं लगा कि यूं किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी की ला बिखेरे फूल पर। अरे वाह, क्या तो बात है, ये क्या। इस तरह की कविता है। तो अब यहाँ पर अब कविता एक मोड़ लेती है। हमारे कवियों ने, शायरों ने, सबने कहा कि जिंदगी 4 दिन की है। और हमारे आखिरी बादशाह जो थे, मुगल बादशाह, जो स्वतंत्रता के लिए लड़े भी थे, बहादुर शाह जफर, उन्होंने रंगून, पहले कहते अभी यंगून कहते हैं, वो जेल में कहा था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। वाह वाह, क्या अब ये बात। कवि जो है ये उल्टा चलता है। तो मैं सोचता रहा कि जब जिंदगी 4 ही दिन की है, 2 आरजू में चले गए 2 इंतजार में, तो हम जिए कब? अब इस कब का प्रश्न लेकर के ये तो मैं फूल, हाँ साइंटिफिक साइंटिफिक सोच में आपने लिया जी इसको, सही जी, बात है। जी मैं जी फिर जी फूल के पास पहुंच गया रहना जी। जी जी तो जी। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा, हे भाई पुष्प फूल, तू भी तो 4 ही दिन जीता है, लेकिन सबको खुशियां बांटता है। मैंने तेरे चेहरे पे कभी गम नहीं देखा। लेकिन ये इंसान 4 दिन जिए या 400 दिन जिए, हर समय रोता ही रहता है। तो कोई ऐसा फार्मूला बता कि हम भी हंस सकें। तो फूल ने क्या कहा कि फूल बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर, है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। क्या फूल बात। बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर, है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। तू झूम कर इसको बिता, तू जिंदगी के गीत गा। न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। वाह न बात वाह। कर अंधियार की, नो 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 नेगेटिव थॉट। न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। और 100 वर्ष के साधनों की भूल कर मत भूल कर। और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल को न लगा। वाह वाह वाह, क्या अब बात है, क्या। अब वो वाह। दूसरा, हाँ, अब कुछ अंतिम पंक्तियां देखें। गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्मणे माँ बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। एक ऐसा सत्य जिस गीता को करीब 123 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है। ये कवि इतना मूर्ख होता है, मेरे जैसा कवि, मैं सब कवियों की नहीं कह रहा, नहीं सब मारेंगे मुझे। तो ये भी। तो मेरे जैसा कवि बोला कि भाई, ये जब फल का कुछ मतलब नहीं है तो काम कौन करेगा? मजदूर तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर उसे ये पता होगा मालिक शाम को तनख्वाह नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। वहां से ये पंक्तियां निकल के आगे रहना जी। देखिए क्या है कि जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का औचित्य क्या, जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है, उस पार का अस्तित्व क्या। यहाँ तो वाह रहना जी है, ये सही बात है। हमें क्या पता हुआ क्या है कि जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है, उस पार का अस्तित्व क्या। और मन लुभाती कल्पनाएं स्वर्ग में है अप्सराएं। मन लुभाती कल्पनाएं स्वर्ग में है अप्सराएं। क्योंकि एक धर्म के लोग कहते हैं, अरे तू कर डाल वहां खैरे मकदम को खड़ी है हूरे जन्नत में। और हमारे पुजारी कहते हैं कि इंद्र के दरबार में परियां नाच रही हैं। जब मैंने दोनों से पूछा कि आप गए थे, तो वो इधर उधर देखने लगे। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात। तो जब
जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का वो चित्त क्या, इस पार तो सत्य है, उस पार का अस्तित्व क्या, और मन लुभाती कल्पनाएं। स्वर्ग में है अप्सराएं, जो देख कर लौटे वहां से मित्र हमको, वो हमें, वो मित्र हमको बताएं। ये था, स्वर्ग में है अप्सराएं, जो देख कर लौटे वहां से सत्य वो हमको बताएं। क्या पा सकोगे सत्य को? क्या पा सकोगे सत्य को यूं बैठकर? क्या पा सकोगे सत्य को यूं बैठकर तुम कूल पर? किनारे पर बैठ के सत्य कभी मिला है? ये खो वाह जाते हैं तारियां गहरे पानी बैठ। क्या पा सकोगे सत्य को तुम बैठकर यूं कूल पर? और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल को यूं वाह, लगा, क्या सुंदर, एक क्या पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुनी में थाम कर आंसू किसी के ला। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बताइए, कविता तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आजकल मैं ऐसी मतलब तुरंत आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। जी। जो आजकल कविताएं मिल रही है वो तो एक स्टेटमेंट की तरफ जारी होती है, यानी कोई जैसे कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो चाहे पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, चाहे कोई फरमान निकाल रहा हो। अब जी। कविता, देखिए कविता आदमी को जीवन देती है, आदमी को खुशबू देती है, आदमी को उसको जीवंत बना देती है। न कि, यानी जो आपने एक शब्द कहा था ना कि पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक होना चाहिए। जी तो जी क्या जी। बात है, जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तो गीत आपके तो लगभग कितनी पुस्तकें हैं गीत और कविताओं की मिला? 6 7 पुस्तकें हैं। 7 पुस्तकें और हैं। जी हाँ जी जी जी। जी। और अभी जो आ रही है ये तमाम अच्छे गीत और कविताएं लेकर के आ रही है। ये करीब 500 पेज की किताब होगी। तो मैंने गोयनका जी से कहा इसे कौन खरीदेगा? क्या खरीदने की बात मत करो, ये यूनिवर्सिटी उसमें जाएगी, आपके ऊपर रिसर्च होगी कि गीत क्या है। इस पर बड़ी मेरा अपना अध्ययन है इसकी। मैं भूमिका जब लिखूंगा तब मैं आपको जब किताब भेंट होगी तो आप पहले भूमिका पढ़िएगा कि गीत क्या क्या है। मैं पूछता हूँ लोगों से कविता क्या है भाई, गीत क्या है? जैसे आपने कहा कि जो जोड़ नहीं सकती वो कविता कैसे है भाई? और गीत क्या है? और ये कविता क्या है? गीत कविता का हृदय है। गीत क्या कविता का कविता, हृदय है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी अजस, जी जी हाँ, अजस्र जी। प्रभावमय है। ये तो प्रकृति का गीत है, हमारा गीत थोड़ी है। और गीत कब आया? जब पहला आदमी सृष्टि में पैदा हुआ। वाह वाह आपने वाह, क्या देखा, हाँ रैना जी, आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या करता है? हुआ 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 हुआ, एक लय। ईश्वर ने वो लय में रोया। वो रोजो जो पहला व्यक्ति जब पैदा हुआ तो लय में रोया, अंट संट नहीं रोया, स्टेटमेंट में नहीं रोया, वो क्या अंग्रेजी में बात, नहीं रोया, वो रोया, गीत में रोया। किसी भाषा में नहीं रोया लेकिन वो गीत में रोया। बहुत बढ़िया, गीत बहुत में। अच्छे। वो क्या बात है। जी जी जी। तो इस तरह से लगभग कितने गीत आपके होंगे गौड़ जी? मैं समझता हूँ करीब 250 गीत होंगे और 250 ही कविताएं हैं। कविताओं की अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं एक आध कविता आपको सुना फिर इजाजत नहीं, आज का मंच आपका है, जो आपकी इच्छा है, ये जो आपकी इच्छा है वो हमें सुनाइए। हमारे साथ बहुत सारे मित्र, जो आशमा कौल जी जुड़ी हैं, पूनम जी। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम्म। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, मीनाक्षी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी जी जी। जी जी जी। तो आप गीत, जितने आपकी इच्छा है गीत सुनाइए। गीत आपके बहुत नहीं, बहुत अब मैं आपको उन जी जी कविताओं की तरफ ले चलता हूँ जो साहित्य अकादमी और दूसरे गीतों की आज कोई रैना जी कदर नहीं है। मैं आपको बताऊं, कविताओं की कदर है। किनकी? मुक्त छंद की। मुक्त छंद में भी लोग नहीं जानते कि छंद मुक्त और मुक्त छंद क्या है। एक क्या बात। मैं अपनी मुख्य अतिथि था इसमें हिंदी भवन में। तो वहां एक डॉक्टर, पता नहीं नाम क्या था उनका, पंजाब से थी वो। उनकी 3 किताबें थी कविता पर। तो जब उनसे कहा गया कि आप बोलिए तो उन्होंने कहा कि मेरी छंद मुक्त पर 3 कविताएं। और मेरे माथे में दर्द हो गया सुन करके। अरे हम्म। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, छंद मुक्त तो कविता होती ही नहीं है, मुक्त छंद होती है। और वो कहने लगे सब लोग कि मुक्त छंद और छंद मुक्त तो बात तो एक ही है। मैं कहा नहीं नहीं, मुक्त छंद वो कविता है जिसमें छंद को आजादी मिली हुई है, मुक्त है, छंद मुक्त है उसमें। और छंद से मुक्त तो कविता हुई नहीं, वो तो फिर अखबार हो गया।
ये था फर्क। तो मैं छंद मुक्त नहीं लिखता, मुक्त छंद लिखता हूँ। क्या एक बात है, मुक्त बहुत छंद बहुत बहुत अच्छी बात जी। कही आपने। तो तो देखिए, परवेश गांव का है कि पिताजी का अच्छा काम, पिताजी का अच्छा काम, पिताजी एक अच्छा काम कर गए, पिताजी एक अच्छा काम कर गए कि बिना देश का भ्रमण किए ही मर गए। और ये बहुत दर्शन से बहुत गूढ़ कविता है, आप ध्यान से वही सुनेंगे वही आप जो। वही मैं थोड़ा सा विचार में आ गया, गंभीर हो गया थोड़ा सा जी। क्या बात है। कि पिताजी एक अच्छा काम कर गए कि बिना देश का भ्रमण किए ही मर गए। जिस गांव में पैदा हुए उसी में जिए, जिस गांव में पैदा हुए उसी में जिए, और सारे अच्छे काम, सारे अच्छे काम, जैसे गांव में एक बड़ी चौपाल, पशुओं के लिए ताल, चामुंडा पटवारी का थाड़ा, पीर का थान, गांव के बाहर धर्मशाला, लड़कियों की पाठशाला, इतने सारे काम बिना चंदे के कर गए। वाह वाह, क्या बात है। इतने सारे काम बिना चंदे के कर गए। पिताजी एक अच्छा काम कर गए कि बिना देश का भ्रमण किए ही मर गए। उनकी अमरता के लिए, उनकी अमरता के लिए मैं कोई कुआं या धर्मशाला नहीं बनवाता, उनकी अमरता के लिए इतने काम काफी है, उनकी अमरता के लिए इतने काम काफी हैं। आज भी गांव वाले किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में उनका नाम लेते हैं, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में उनका नाम लेते हैं। जिंदगी में, जिंदगी में अच्छा काम एक ही काफी है, जिंदगी में अच्छा काम एक ही काफी है, बशर्ते आपने उसे बिना चंदे के अंजाम दिया हो और सारा जीवन बिना किसी दाग के जिया हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया। बशर्ते कि आपने उसे बिना चंदे के अंजाम दिया हो और सारा जीवन बिना किसी दाग के जिया हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना चंदे के कोई अच्छा काम कर पाए और बिना किसी चिंता के चिता पर चढ़ पाए? चंदा मांगना तो बुरा नहीं, चंदा मांगना तो बुरा नहीं, बुरा है चंदे से चुंगी काटना। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंदा मांगना तो बुरा नहीं, बुरा है चंदे से चुंगी काटना और आए बाएं कर यह बताना कि चंदा कम पड़ गया इसलिए अमुक काम पिछड़ गया, इसलिए अमुक काम पिछड़ गया। अच्छा हुआ पिताजी, अच्छा हुआ पिताजी कि आप दिल्ली नहीं आए, अच्छा हुआ पिताजी कि आप दिल्ली नहीं आए। आते तो बहुत पछताते, आते तो बहुत पछताते जब आप देश के किसी नेता को भ्रष्टाचार के बल्ले से ईमान की गेंद को हिट करता हुआ पाते। वाह वाह वाह, मैं बहुत। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। करिए करिए करिए, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत। अच्छा हुआ पिताजी कि आप दिल्ली नहीं आए, आते तो बहुत पछताते जब आप देश के किसी नेता को भ्रष्टाचार के बल्ले से ईमान की गेंद को हिट करता हुआ पाते। तब आप बिना किसी, तब आप बिना दिल के दौरे के शर्म से ही मर जाते। अच्छा हुआ आप समय से मर गए, पिताजी एक अच्छा काम कर गए कि बिना देश का भ्रमण किए। वाह, क्या बात है, क्या कितना व्यंग्य है इसमें, और क्या बात कही आपने। आपने सही मायने में इस बल्ले से हिट कर दी बॉल, क्या बात है। बाउंड्री पार हो गई, क्या बात है, बहुत सुंदर। कविता तो अपने आप में बहुत जबरदस्त थी, गौड़ जी। तो बहुत बढ़िया। आप जी। अपनी वार्ता चालू रखें, मेरे पास तो भंडार है कविताओं का। का बातचीत तो चलती रहेगी। तो फिर आपने गद्य भी लिखा है। तो अब जी देखिए, जो मैं आपके गीत और कविताएं देख रहा हूँ, जबरदस्त है, बहुत सजग है, सार्थक है, जी और कितना उसमें गांधीर्य है। तो फिर हम्म। आपको क्यों लगा कि आपको गद्य भी लिखना चाहिए? नहीं मतलब जो आप कविता में नहीं कह पाए के कारण वही था कि जो नहीं नहीं, ऐसा है, सार्थ है। इन जी दोनों जी। के, इन दोनों के स्थान अलग अलग हैं। जैसे मैं कोई कहानी लिखता हूँ तो ना वो गीत में लिखी जाएगी ना वो मुक्त छंद में लिखी जाएगी, इसीलिए वो गद्य में लिखी जाएगी। तो ऐसे ही और मेरी जो किताबें हैं गद्य की भी हैं, एक दो किताबें हैं। मीडिया पर 3 किताबें हैं जो मैं अपना संपादकीय लिखता हूँ। 3 साल 4 साल के संपादकीय जब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे एक पहला मैंने लिखा कि तंत्र के पंजों, अभी ये तो लेटेस्ट आया है, तंत्र के पंजों में लोकतंत्र। सबसे पहली थी लोकतंत्र में खोया लोकतंत्र, और दूसरी थी यथार्थ से संवाद। असलियत क्या है,
असलियत से बातचीत है। वो मीडिया की 3 किताबें हैं, चौथी ये पढ़ी है यहाँ पर पांडुलिपि। अभी मैं हिम्मत नहीं कर रहा उसे छापने की। वो भी 4 साल के राजकीय गलियारों में, राजनीति के गलियारों में 4 साल में क्या हुआ, वो सारा उसमें आएगा। जी जी। और नाटक भी आपने लिखा है, तो जी क्या जी, विशेष? नाटक, हाँ जी नाटक वो एक असली कहानी, रियल स्टोरी के ऊपर है। मैं यहाँ गाजियाबाद में पोस्टेड था, तो ठेकेदार हमारे यहाँ जो होते हैं, जैसे मेरे अंडर में ठेकेदार थे, तो उसकी शिकायत कई बार आई कि साहब ये दोनों बाप बेटे अपनी फिएट में एक बोरी सीमेंट रोज ले जाते हैं। तो मुझे, मैं 2-4 दिन टालता रहा, बड़ा ठेकेदार था। फिर उसमें एक सीआईडी मेरी लगी रहती थी, कहाँ चोरी हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि साहब आज तो 2 बोरी रख ली उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा क्या करें भाई वीर सिंह। कहने लगे साहब कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, मैं आपसे डरता हूँ। मैंने कहा नहीं आज तो पकड़ेंगे इसको। तो कहने लगे साहब अभी लीजिए, आप आइए पीछे पीछे अपनी मोटरसाइकिल से, मैं अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ। उसने जाके उसकी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगा दी, बहुत दिलदार लड़का था। पीछे से मैं पहुंच गया। हमने कहा लाला जी जरा डिग्गी खोलिए। कहने के कौन है तू, एक मामूली रेलवे का आदमी और मेरी डिग्गी खुलवाता है, तुझे पता नहीं मैं क्या हूँ ये। तो वीर सिंह ने कहा कि बाबूजी से अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तुम डिग्गी खोलो। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, डिग्गी खोली तो 2 बोरी सीमेंट। अब लाला जी ना इधर के ना उधर के। मैंने कहा मैं अगर पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो आप दोनों घर नहीं जा पाएंगे, अब आप घर जाइए। लेकिन साहब उनको इतना बुरा लगा कि वो चीफ इंजीनियर के दोस्त थे, वहां गए और उन्होंने जाके कहा कि साहब ये आदमी कल सुबह तो इसको इसको ट्रांसफर जम्मू करना ही करना है आपको। जम्मू में नया प्रोजेक्ट चल रहा था। बस सुबह 11 बजे लेटर आ गया कि हमारे पास जाइए जम्मू। तो मुझे, मेरे अफसर जो थे मुझसे बहुत खुश रहते थे, बहुत। इतने दुखी हुए सारे अफसर, यानी डिप्टी चीफ इंजीनियर मुझसे कहने लगे गौड़ तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा चलो। कश्मीरी गेट आ गए तो कहने ये फाइल पकड़ लो। मुझे फाइल दे दी। क्या मैं साथ चलूं, अंदर चलूंगा तुम मेरे साथ चलना। मैंने कहा साहब बताओ तो सही करना क्या है। उनसे तो कल मेरी तू मैं हो गई चीफ इंजीनियर से, उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया। कहने नहीं तुम कह देना सर आई एम सॉरी। मैंने कहा सर माफ करना मैं नहीं कह सकता। यार क्या बात बड़ी है। अजीब बात, तुम्हारे बच्चे जहाँ पर हैं पढ़ाई कर रहे हैं और तुम जम्मू जाओगे। मैंने कहा जी वो तो मेरा मन हमेशा तैयार रहता है इस बात के लिए, जुल्म नहीं सह सकता, बिल्कुल नहीं। वो कहने लगे गौड़ मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। मैंने कहा जी क्या है, जम्मू चले जाएंगे कोई दिक्कत। मैं रहना जी 3 साल रहा जम्मू में। तो वहाँ की अलग कहानियां है। तो वो जो वहां मैंने लिखा, अब्दुल नाम का एक आदमी मिला मुझे सर्वेंट, वो कहानी उससे रिलेटेड है मीठी ईद। तो मीठी ईद पे जो नाटक बना वो बॉम्बे के कलाकारों ने बनाया। क्या और बात है। यहाँ एलटी थिएटर में वो खेला गया, जिसमें 6 तो एमपी थे और राज्यसभा के सिन्हा जी और ये सब वेद प्रताप वैदिक जी सारे के सारे थे। वैदिक जी मुझसे कहने लगे भाई गौड़ मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया, इस नाटक को देख के रोया। वो ऐसा नाटक है, आप चाहेंगे तो मैं किताब भिजवा दूंगा उसकी। वो जरूर फिर जरूर। दिल्ली, तो मुझे जी आपकी बहुत सारी पुस्तकें और चाहिए देखनी मैं दे वाली। दूंगा। जी 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 जी। बहुत जी बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, जो आपने विशेषकर संपादन कार्य भी किया है, जो जी जी। आपने द गॉड्स टाइम्स, ये इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या ये पृष्ठभूमि ये है? जी जी ये पेपर मैंने आज आपको भेजा है, जी जी आपने जी देखा होगा उस पर, उसे जी जी। खोल के पढ़िए। 16 पेज आपने खुल जाएंगे। आपने इसमें व्हाट्सएप मैं, पर। इसमें जी जी 7 पेज हिंदी के लिए रखता हूँ। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड पेपर है ये जो गॉडसन टाइम्स है। वो इसलिए कि मैंने शुरुआत में सोच में गलती थी या क्या थी, मैंने कहा यार इसका जो पैसा खर्चा है, इसका अखबार में खर्चा आता है अभी भी 2-2.5 लाख रुपए आता है, तो वो सब कंपनी उठाती है। तो कंपनी की इसमें हमारी स्कूल है, स्किल की क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, या अपना क्या अप्रोच है, उसके ऐड होते हैं। वही समझ लीजिए कि वो ऐड जो है, उस ऐड के बदले में पैसा न लेकर कंपनी के ऐड होते हैं, मेरा पेपर निकल जाता है। उसमें कविताएं आ जाती हैं, साहित्यकार आ जाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, देश के ज्वलंत मुद्दे आ जाते हैं, मेरा संपादकीय आ जाता है। बस ये अखबार ऐसा है।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मेरा एक मूल प्रश्न ये है, कहाँ जी। आप संवेदनशील साहित्यकार शुरू से रहे हैं और जिस तरह के हम्म। गीत आपने लिखे हैं, जो जी। नाटक अभी उसकी पृष्ठभूमि बताई है, कितने जी। वो मतलब उसमें किस तरह की कहानी को आपने बुना है, कैसे जी। वो उसको नाटक बना है। तो जी। जी। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये जी। जो आपने शुरू किया है, ये गॉड्स इंडिया लिमिटेड का निर्माण हुआ है, तो इसके जी। जी। पीछे की प्रेरणा कैसे हुई आपको? आपने कैसे इसमें अपना काम शुरू किया है? रैना जी, जब रेल की नौकरी छोड़ी तो मुझे 1,60,000 रुपए मिले 1989 में। 19 क्योंकि उससे पहले मैं 2 लाख कर्जा ले चुका था मकान बनाने के लिए, तो वो काट लिया पीएफ वगैरह में से वो मिले। तो मेरे पास एक चेतक स्कूटर था, तो अब मैंने कहा मैं कौन सा काम करूं, मुझे इंजीनियरिंग के अलावा कुछ आता नहीं है। तो 1-2 महीने तो इसमें निकल गए सोचने में। फिर कुछ पैसे उसमें से, चूंकि 10-15 हजार रुपए चाहिए थे उस समय, वो और कम हो गए। तो मेरे को, मैंने वाइफ को नहीं बताया, लेकिन चिंता इतनी ज्यादा हो गई कि तूने बेवकूफी तो कर ली कि नौकरी छोड़ दी, अब क्या हो। तो पता नहीं रात में क्या, उसने, ऊपर वाले ने कहा कि तू अच्छा इंजीनियर है, ईमानदार आदमी है, तो घर बनाना शुरू कर दे लोगों के लिए। तो उसी समय 1989-90 में फ्लैट कल्चर शुरू हुई थी। बस मैं शुरू हो गया जी। और शुरू में तो बड़े धक्के खाए। अब ईमानदारी से काम करो तो खरीदे कौन, लोगों को सस्ते चाहिए। लेकिन मैं नहीं देगा, मैं इसी रेट पे बेचूंगा, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे ही ईमानदारी से बनाऊंगा। और वो बाजार में डंका पिट गया कि मान लो कोई आदमी रिटायर्ड है कि भैया घर लेना है तो गौर से लेना, घर लेना है तो गौर से लेना। बस वो रेपुटेशन आज भी भगवान ने दी हुई है, और वो कार्य चल रहा है रहना जी। और वो 5-7 कंपनियां हो गई हैं, बेटे देखते हैं, बहू देखती हैं, पोते देखते हैं, और बीएल गौड़ अपना ऐश करते हैं, कलम चलाते हैं बस। क्या बात है, क्या बढ़िया। तो आपने आपने अपना देखिए देखिए, आपने जो अपना लेखन है उसको छोड़ा नहीं आपने। ये ना काम ना, तो बिल्कुल। ये काम तो चलता रहा, लेकिन जी। बातचीत तो हम जारी रखेंगे। मन कर रहा है कि अब एक और गीत सुनाइए, गीत आपके बहुत अच्छे हैं। जी जी। तो गीत तो इतने हैं कि मैं कौन सा सुनाऊं, ये सोच रहा हूँ। सर, आपके गीत तो सब बहुत मैं अच्छे गीत, क्या बात है। मैंने मैं रैना जी करीब 22 देशों का मैंने भ्रमण किया है। तो मैं स्विट्जरलैंड में था, वहां बैठ के मैंने एक गीत लिखा। ये करीब 10 साल पहले का गीत है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर गौड़ जी सस्वर पाठ तो करते होंगे आप? हाँ, करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज तो फटे बांस की तरह है, कर देता हूँ। अरे करिए करिए, सुनाइए सुनाइए, अच्छा लगेगा। रैना जी, मैं जब देखता हूँ कि एक हिमखंड पहाड़ की चोटियों पर, वो ऐसे जैसे सलेट रखते हैं ऐसे रखा हुआ है, और सूर्य की किरणें निकल करके आ रही हैं, और दोनों ओर से पिघल रहा है वो, और बूंद क्या बूंद करके वो नीचे गिर रहे हैं। और नीचे जाके एक छोटी सी नदी, नाली सी बनती है, और वो उसमें जा रहा है। तो मैं बहुत देर उसको देखता रहता हूँ, जैसे मैंने फूल के ऊपर उस कणों को देखा था। तो वहां से ये पंक्तियां निकल करके आती हैं। ए हिमखंड, ए हिमखंड, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। ए वाह वाह। हिमखंड गलो मत ऐसे, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। ए वाह वाह हिमखंड, वाह, ए क्या बात है, क्या बात है, हिमखंड, क्या बात है, क्या बात ए है गौड़ जी। हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। मुझ में तुम में अंतर केवल, मुझ में, मेरा वार्तालाप चल रहा है उससे, हिमखंड से, हम्म। कि मुझ में तुम में अंतर केवल। अरे मैं भी कोमल तुम भी कोमल, मैं मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल, तुम जन्मे सीधे अंबर से,
अरे तुम जन्मे सीधे अंबर से, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल। जब मेरे अरे माँ बाप ने प्यार किया तो मेरा जन्म क्या हुआ। बात है, बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव। जी जी। मुझ में तुम में अंतर केवल, अरे मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल, तुम जन्मे सीधे अंबर से, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल। और रूप हमारा भले अलग हो, रूप हमारा भले अलग हो, पर दोनों का उद्गम जल है। हाय हाय हाय, क्या बहुत बात। गहरी बात है, मतलब आप बहुत गहरी सोचिए। बात, बहुत गहरी बात। सच्ची, वाह वाह वाह, धन्य धन्य है आप। देखिए, रूप बहुत। रूप हमारा भले अलग हो, अरे रूप हमारा भले अलग हो, पर दोनों का उद्गम जल है। और तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, पर जीवन तो पल दो पल है। तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, पर जीवन तो पल दो पल है। रूप हमारा भले अलग हो, पर दोनों का उद्गम जल है। और पालोगे तुम गल कर मंजिल, अरे तुम पालोगे गल कर मंजिल, मैं भटकूंगा गली गली, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, ए वाह वाह वाह। हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली, तुमको फिर भी नदी मिली। और जैसे तुम जरा सी पहली किरण को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो मैं भी तो नहीं कर पाता हूँ, जरा सा दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या बात है। पाकर ताप लगे तुम बहनी, अरे पाकर ताप लगे तुम बहनी, पाकर दर्द लगा मैं कहनी, पाकर ताप लगे तुम बहनी, और पाकर दर्द का लगा मैं, पाकर ताप लगे तुम बहनी, पाकर दर्द लगा मैं कहनी। तुमने गल कर पाई नदियां, अरे तुमने गल कर पाई नदियां, मैंने दर्द बहाए अपने, हाय हाय हाय, पाकर क्या। ताप लगी तुम बहुत सुंदर, बहनी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पाकर ताप लगी तुम बहने, पाकर दर्द लगा मैं कहने, तुमने गल कर पाई नदियां, मैंने दर्द बहाई अपनी। अरे तुम सोते फैला कर चादर, तुम सोते फैला कर चादर, क्या जानो तुम दुख धरती के, तुम सोते फैला कर चादर, क्या जानो तुम दुख धरती के, तुम रहते आनंद मगन ज्यों, अरे तुम रहते आनंद मगन ज्यों, जगमग घाट नदी रमती के। जो नदी बहती है उसी के घाट पर रौनक होती है, जो नदियां सूख जाती है वहां के घाट सूने हो जाते हैं। तुम रहते आनंद मगन ज्यों, अरे तुम रहते आनंद मगन ज्यों, जगमग घाट नदी रमती के। और एक दिवस जब मुड़कर देखा, हाय, एक दिवस जब मुड़कर देखा, अरे एक दिवस जब मुड़कर देखा, पाई अपनी उम्र ढली, ए हिमखंड, बात ए है, क्या बात। हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली तुम। क्या बात है गौड़ जी, क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। तो अभी भी गीतों की तो रचना जारी होगी आपकी, अभी तो लिखते होंगे हाँ आप। बिल्कुल, वो तो आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता है। जी 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 जी। तो वो माँ वो माँ सरस्वती बैठी है ना, कई बार जी तो जी। 4 बजे उठ के 4 लाइन लिख के फिर सो जाता हूँ, फिर दूसरे दिन गीत पूरा होता है, चलता रहता है वो। ये तो ये तो अब देखिए, गीतों की ऐसी, ये जो गीत की है, ये ऐसी नदियां है जो कभी जी रुकती नहीं, हमेशा जी जी बहती। जब जी। भी आपको चाहिए तो आप उसको, आप को ग्रहण करिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन मेरी एक उत्सुकता है, आपने वो रेलवे की नौकरी छोड़ी क्यों, क्या कारण क्या हुआ। बात ये था, दिमाग में एक बात थी, कि गरीबी से लड़ना है। एक दिमाग में बात थी, इस तरह से जिंदगी नहीं चलेगी, जहां तनख्वाह पूरा महीना भी नहीं होता और खत्म हो जाती है, बच्चे बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, इनके एजुकेशन। तो दिमाग में था कि रेलवे में ज्यादा दिन अब टेंगेंगे नहीं। और वैसे
अफसर तंग करने में कमी नहीं छोड़ते थे, तो मेरी धारणा और पक्की होती गई। 31 साल में 22 तो ट्रांसफर हुए, और करीब मेरा ख्याल है रिमूवल फ्रॉम सर्विस चार्जशीट भी मिली। ये तो मेरे साथ होता रहता था, क्योंकि बात मुझे सुननी नहीं, काम 18 घंटे करना है, काम में कमी नहीं, अफसर सारे बड़े खुश, बात किसी की गलत सुननी नहीं। तो ये मेरे साथ एक बीमारी थी, और उस वजह से मैंने रेलवे छोड़ दी, और परमात्मा ने कहा कि नहीं, तू अब ये काम करेगा, गरीबी से तेरी लड़ाई पूरी होगी। और मैं कहता हूं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वह जो लड़ा नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, एक मंत्र है, एक मंत्र के रूप में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसलिए फिर छोड़ के आपने अपना कार्य संभाला, बस अपना अपना काम। शुरू कर, हाँ बिल्कुल। तो आपके परिवार में जो सदस्य हैं उन्होंने पूरा साथ दिया आपका, और जो आपका ये आजकल अब काम चल रहा है उसमें जी, उनका फिर पूरा योगदान सब रहा। रैना जी वही देखते हैं, पोता, पोते की बहू, बेटा, बेटी की बहू, दोनों पोते, छोटे वाला जिसकी शादी नहीं हुई वो भी, उसका एक अलग प्रोजेक्ट है, उससे बड़े का अलग प्रोजेक्ट है, बाकी सब मनोज देखता है। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाई। वो तो सारे बड़े, एक ऐसा है कि एक घर में रहते हुए भी हमारी 3-3 दिन मुलाकात नहीं होती। आज लखनऊ में मीटिंग है, कल चंडीगढ़ में मीटिंग है, कल कहीं मीटिंग, ही इज क्या सो बिजी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं अब आपसे एक बात जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखें, सानंद रखें, आपको किसी की नजर ना लगे। मुझे एक चीज बताइए कि इस आयु में भी आपने क्या मंत्र है आपके पास, क्या ऐसी औषधि है, क्या ऐसा योग है आपके पास कि आपने अपने आप को अब इसे आगे मैं, आप मेरा संकेत तो समझ गए होंगे आप। हाँ, अरे ना जी, मैं कोई योग नहीं करता, करता था पहले, अब छोड़ दिया, करीब मेरे 2 साल से मैं कोई योग नहीं करता। मुझे परमात्मा की एक नियामत समझो क्या है कि मुझे भूख बहुत कम लगती है। और अगर मेरी आप डाइट सुन लेंगे तो कहेंगे ये आदमी जिंदा कैसे है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि, और मैं समझता हूँ इसमें ईश्वर ने सही किया है कि कम थोड़ा खाना बहुत और वो थोड़ा बहुत साझा करिए ना, शेयर करिए वो। क्या मतलब, क्या 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 केवल हवा हवा खाते रहते हैं क्या क्या? नहीं 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 नहीं, एक रोटी दोपहर को खाता हूँ, एक अभी घर में वो मेड बना रही है, एक अब खाऊंगा, 2 रोटी हो गई ना। और अभी जब आपका आपका आदेश आया तो मैं चाय पी रहा था, एक बिस्कुट और एक चाय हो गई, तो इतना काफी है। और सुबह मॉर्निंग में नाश्ता हो गया, और मैं समझता 1 कप दूध हो गया, और उसके साथ एक छोटी सी कोई भी ब्रेड हो गई, तो बस हो गया सारा काम। और अभी इतनी एनर्जी है कि मुझे रात भर बिठाइए आप तो मैं बोलता रहूंगा। नहीं, मैं हाँ कहूंगा, ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, सानंद रखें, आपको किसी की नजर ना लगे। तो इसका मतलब जो आपका जो नींद का समय जो है, अवधि है, बहुत वो कम रहती हो। वो वो रहना जी, सुबह होता है, मैं आ जाता हूँ यहाँ घूम करके 6:15, 6:30, 5:30, 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, घूम फ्रेश होकर के घूम करके 6 बजे इस टेबल पे आ जाता हूँ जिसमें बैठा हुआ आप देख रहे हैं। एक स्टडी है ये 12x12 की, इसमें चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं और कुछ नहीं है, बस यहाँ बैठ जाता हूँ। फिर उधर देखता हूँ तो माँ सरस्वती को शब्द भेज देती है, मेरी कलम चल पड़ती है। तो 6:30 बजे से लेकर के हमारी मेड आती है करीब 8 बजे, 8:30 बजे, 3 घंटे का समय, 2.5 घंटे का केवल लेखन होता है और कुछ नहीं, बस। फिर तो कोई ना कोई किसी हिंदी भवन, तो कभी साहित्य अकादमी, तो कभी कहीं कभी कहीं। तो ये जो पिछले समय से 2020 से ये जो कोरोना काल रहा, तो जी जी। अक्सर हमारे जो साहित्यकार मित्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इस रूप में वरदान हुआ कि हमें हम्म। लिखने पढ़ने का बहुत मौका मिला, क्योंकि बाहर जाना तो होता नहीं रहता था उन दिनों। तो आपका समय कैसा व्यतीत हुआ, वो किस तरह से रहा? मेरा मैं कोरोना काल को अपने लिए वरदान मानता हूँ कि मेरी 5 किताबें कोरोना काल में तैयार हुई हैं, 5 पुस्तकें। क्या बात है। तो सब प्रकाशित हो चुके हैं, सब आ गई हैं? 3 प्रकाशित हो चुकी हैं, अभी तो ज्ञानपीठ से एक आई है कविताओं की,
एक मीठी तथा अन्य कहानियां, जो मैंने अभी मीठी ईद के नाटक की बात की थी, उसका दूसरा संस्करण छप गया है। और कैसे बने विश्वकर्मा, ये मैंने रोजगार के लिए लिखा है कि अभी किसी मंत्री की नजर पड़ जाएगी। मेरी कमी क्या है, किताबें रखी हैं 100, दो जो नीडी पर्सन है उनको दे देता हूँ, उसको पढ़ के कोई भी लड़का बारोजगार हो जाएगा। इससे पहले मैंने निशंक जी मेरे मित्र रहे हैं, काफी अच्छे मित्र, जो मुख्यमंत्री थे पहले उत्तराखंड में, अभी यहाँ उनका आना जाना और मेरी किताब का लोकार्पण करना। तो जब मैंने उन्हें पहली किताब दी, नींव से नाली तक, मैंने कहा ये उनके लिए है जो 10वीं में 3rd डिवीजन रह जाते हैं, कहीं जा नहीं सकते, नौकरी नहीं मिलती, होटल पर बर्तन मांजने लगते हैं, तो इससे वो इंजीनियर बनेंगे। कहने लगे यार क्या बात करते हो, कैसे बनेंगे? मैंने कहा देखी तो सही किताब, आज वो 17 संस्थानों में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में पढ़ाई जा रही है, और उससे कब तक अब तक मेरा ख्याल है 1000 विद्यार्थी नौकरी पा चुके हैं। ये दूसरी लिखी है मैंने, ये लिखी है 30 मंजिल के लिए, कि 30 मंजिल का निर्माण और 3 मंजिल का निर्माण ये बिल्कुल अलग अलग है, इनमें आपस में कोई मेल नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको बहुत मैं जी आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं। अब देखिए हम्म कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो आपका पूरा साथ दे रहे हैं और उन्होंने ये पूरा दायित्व संभाल रखा है, अच्छे तरह जी से जी वो इसका निर्वाह कर रहे हैं। जी जी लेकिन आप जो आपकी रुचि जो साहित्य में है, आप इतने जी बड़े साहित्यकार हैं, क्या उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा? कोई कुछ लिखने पढ़ने में किसी की रुचि नहीं बनी? वो नहीं, बल्कि कल मेरा जो पोता बड़ा वाला है वो आ गया था यहाँ मेरी स्टडी में, कहने दादाजी क्या हो रहा है? मैंने कहा मेरी एक किताब आ रही है। कहने दादाजी किताब ऐसे नहीं आएगी। मैंने कहा कैसे आएगी? इसको ऐसा बना दो कि मैं हर साइट पर रखवाऊं, अपने ऑफिस में रखवाऊं, अपने होटल्स में रखवाऊं, अपने मॉल में रखवाऊं। ये मैंने कहा यू मीन टू से कॉफी बुक? कहने लगे हाँ बस उस तरह की। मैंने कहा वो नहीं आएगी, मैं कॉफी बुक नहीं लिखता बेटा, ये साहित्य की किताब है, साहित्य के रूप में आएगी। तेरी मंशा पूरी करने के लिए मैं इसको बिल्कुल इसमें चित्र बना देंगे, 1947 में कैसे विभाजन हुआ वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में चित्र आ जाएंगे, फिर क्या हुआ मेरे गांव का चित्र आ जाएगा, वो सब आएंगे, जहां जहां जो संदर्भ है वो आएगा, और ये अच्छी किताब बन जाएगी। और तुम, मैं इसको जैसे कॉफी टाइप ऐसे पलटते हो, मैं ऐसे ही बनवा दूंगा इसको, लेकिन रहेगी ये मेरी आत्मकथा। क्या बात है। पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने एक कमेंट किया है, तो जी थोड़ा जी सा ऊपर हम उसको उनको बता दें। उन्होंने लिखा है, कृपया कोरोना काल को वरदान न कहें, उस जी अभिशाप में कई लोगों ने अपने मित्रों रिश्तेदारों को खोया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोरोना काल तो महासंकट काल के रूप में आया है। जी जी हमारा आशय ये था कि साहित्यकार लोगों को वो समय सदुपयोग करने के लिए अच्छा मौका मिला, और उस कोरोना काल में बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कृतियां प्रकाशित हुई हैं और लिखा गया है। इस रूप जी में हमारा आपका आशय था। जी 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 कोरोना काल में मैंने 3-4 रचनाएं लिखी हैं, और उसमें एक कल्पना ये थी कि हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर उसकी नजर ना पड़े, कोरोना की। हम बड़े तो हैं ही हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा ही एक मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको देखता हूँ कि जरूर सुनना चाहेंगे। कंक्लूड। जी जी एक सेकंड में, वो इसी फोन में, एक मुझे 1 सेकंड का टाइम दे बस। जी जी जी। इस बीच में हमारे साथ ललित जी भी जुड़ गए हैं, संतोष रैना जी भी जुड़ी हुई हैं, बीएल जी जी आछा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं चेन्नई से। जी जी मीनाक्षी जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, पूनम शर्मा जी आपका ये कार्यक्रम देख रही हैं, गौड़ जी। ये ये मेरा भाग्य है कि इतने बड़े बड़े साहित्यकार और ये मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं। हाँ देखिए रैना जी, मिल गई जो कविता मैं कह रहा था। जी तो जी जी मैंने क्या कल्पना की कि जी जो जी कोरोना है ये एक राक्षस है, सबको खा रहा है,
तो कोई ऐसा घर बनाया जाए जहां जिसका इसको पता ही ना हो। यानी आपकी चिट्ठी तो जब पहुंचेगी ना, जब पिन कोड होगा, पता होगा, गली होगी, मोहल्ला होगा। वो मेरा अच्छी ऐसा जगह, हाँ, मैं एक ऐसा घर टेक्निकल बना होना लूं है। कि जी ये जी जी। पहुंच ही ना सके। जब इसको पता ही नहीं होगा तो पहुंचेगा कैसे? तो ये भी कोरोना काल का एक गीत है। और जी देखिए कैसा गीत है। आपका स्वागत है। काश कोई ऐसा घर हो, काश कोई ऐसा घर हो मृत्यु को जिसका पता न हो। वाह काश वाह। कोई ऐसा घर हो मृत्यु को जिसका पता न हो, मैं जाकर उसमें छिप जाऊं फिर मेरा निधन कभी ना हो। काश कोई ऐसा घर हो, काश कोई ऐसा घर हो मृत्यु को जिसका पता न हो, मैं जाकर उसमें छिप जाऊं फिर मेरा निधन कभी ना हो। सोचो यदि ऐसा हुआ कभी, सोचो यदि ऐसा सोचो यदि ऐसा हुआ कभी तो नई फसल का क्या होगा। सोचो यदि ऐसा हुआ कभी तो नई फसल का क्या होगा, और महानगर से पगडंडी तक मानव कुंभ लगा होगा। जब मेरे जैसे लोग मरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। सोचो यदि ऐसा हुआ कभी तो नई फसल का क्या होगा, और महानगर से पगडंडी तक मानव कुंभ लगा होगा। फिर नई सुनामी आएगी, फिर केवल जल ही जल होगा, फिर दसों दिशाओं में केवल गुंजित अनाम सा स्वर होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु ऐसा कोई घर ना हो। वाह तो क्या मेरी बात। यही प्रार्थना है कि प्रभु ऐसा कोई घर ना हो। तुम कर लो ये तन जतन सारे, सब हमें करना चाहिए। डॉक्टर बुलाइए, ये बुलाइए, वो करिए। तुम कर लो यतन जतन सारे, शायद यह मृत्यु टल जाए। तुम कर लो यतन जतन सारे, शायद यह मृत्यु टल जाए। तुम अपना कर्म न बिसराओ, फिर जीवन जाता है जाए। तुम अपना कर्म न बिसराओ, फिर जीवन जाता है जाए। यह खेल मौत का नया नहीं, यह खेल मौत का नया नहीं, चलता है सारी धरती पर। इस बार नियम बदले इसने, कोरोना के रूप में जो आया। यह खेल मौत का नया नहीं, चलता है सारी धरती पर। इस बार नियम बदले इसने, लहराया झंडा घर घर पर। इस बार नियम बदले इसने। प्रभु मति इनकी ऐसी फेरो, प्रभु मति इसकी ऐसी फेरो, कोरोना की। प्रभु मति इसकी ऐसी फेरो, इसको बच्चों का पता न हो। प्रभु मति इसकी ऐसी फेरो, इसको बच्चों का पता न हो। क्या बात है, क्या काश, बात है, बहुत काश कोई ऐसा घर हो मृत्यु को जिसका पता न हो, मैं जाकर उसमें छिप जाऊं फिर मेरा निधन कभी। क्या बात है, ये कब बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए ऐसा एक घंटा लगभग निकल गया, बातचीत में पता नहीं चला। तो जी जी और जी अब आपका ये जो जीवन रहा है, या जी आपका जी साहित्यिक जीवन है, या जो अन्य कार्य आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो जी वाकई ये आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो दृढ़ विश्वास है और आपका जो साहस है, उसने आपको आगे आगे हमेशा आपका मार्ग प्रशस्त किया है। तो और क्या क्या रुचि है आपके साहित्य के अतिरिक्त? संगीत है, कला है, और क्या है आपकी रुचि? एक बार रुचि जागी थी पेंटिंग की। ये पड़ा है इधर, यहाँ पर 5 महीने हुए हाथ ही नहीं लगाया। ये सारे कलर पड़े हैं, बोर्ड पड़ा है, कैनवास पड़ा है। वो किसी ने ऐसे ही दिमाग में जगा दिया कि भाई ये क्या करो। तो लेकिन वो कहते हैं जब खाली वक्त हो तो ये पेंटिंग कर लो। पर वो वक्त ही खाली नहीं होता मेरा, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कलम चलती रहती है। तो और संगीत सुनने में, या संगीत को संगीत सुनने में, थोड़ा हाँ बहुत सुनने एंजॉय में। कर? जी तो जी जी। केवल केवल सुनने में, जी जी। केवल। क्या बात है, क्या बात है। तो स्वयं तो थोड़ा बहुत गाते तो होंगे आप? ना ना, मैं नहीं गाता हूँ। बस ये कविताएं थोड़ी बहुत, चाहे गाना समझ लो या सुनाना समझ लो। जो जैसा आपको मैंने सुना दिया, और ये तरन्नुम में भी सुना दिया। आपने कहा, मैं तरन्नुम में वैसे गाता नहीं हूँ क्योंकि आवाज ठीक है। मेरी बेटी ये कहती है कि नहीं आवाज बहुत ठीक है आपकी, वो कहती है, लेकिन आपको मैं इसको रेडियोजेनिक वॉइस कहता हूँ। आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है कि आपको कभी आकाशवाणी में कुछ ऑडिशन वगैरह पहले देना चाहिए था। आकाशवाणी में तो मैं बहुत बार गया हूँ, कम से कम 20 बार गया हूँ, दिल्ली में ही। मेरी कविताएं रिकॉर्डेड हैं। मैं ब्रज भाषा में लिखता हूँ क्योंकि ब्रज की मेरी पैदाइश है वृंदावन के पास। तो वहां मेरी ब्रज माधुरी एक कार्यक्रम आता है सुबह, उसमें मेरे 5 गीत 2 बार रिपीट हुए हैं। तो गांव में मेरे भाई सुन रहे थे, एक भाई गांव में रहता है। तो कहने लगे, भैया तुम गीत गावत हो का?
मतलब अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में बोले कि भैया तुम तो गीतों गा बताओ, मतलब गीत भी गाते हो। तो मैंने कहा भैया ऐसा ही है बस ये, तो वो चलता रहता है। अच्छा, अब कार्यक्रम समापन से पहले हम आपसे ये थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, जी क्योंकि जी समय ऐसा है अब के बहुत भाग दौड़ का समय है, जी जी एकदम एकदम जीवन इतना तेज हो रहा है, सभी जी लोग जी। भागी में लगे हुए हैं। हाँ ऐसे हाँ। में अपने अपने सोच को सकारात्मक रखने के लिए क्या आपका क्या मंत्र है उनके लिए, युवा पीढ़ी के लिए? किस तरह से उनको आप जैसा जीवन बनाना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए दो ही चीजें होती हैं कि मतलब ये है कि मन जो है, मन उनका शक्ति से भरा भरपूर होना चाहिए। मन हारे तो हार है, मन जीते तो जीत। क्या बात है! तो हाँ, तो उस पर एक मेरी कविता भी है छोटी सी, और दूसरा ये है, मैं उनसे ये कहूंगा जो मेरे अपने जीवन का सार है, कि मैंने आपसे अभी एक बात कही थी कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वो हारा वो जो लड़ा नहीं। तो युवाओं के लिए मैं ये कहूंगा कि मत देखो कि आज तुम नाकामयाब हो रहे हो। ये नाकामयाबी जो है, ये तो सीढ़ी का पहला डंडा है। इस पर मंथन करो ना, क्यों नाकाम है, मैंने ये काम शुरू किया, मैं नाकामयाब हो गया, क्यों क्यों हो गए भी, क्या रीजन था, पूंजी नहीं थी, क्या था। मुझसे देखो ना, मेरे पास पूंजी थी नहीं, रहना जैसे दोस्त थे, और मैं क्या करूं, मेरे पास कुल 50,000 रुपए। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये प्रॉब्लम, अरे गौड़ जी, मेरी मेरी सेविंग में 1 लाख पड़ा है, ये लो। मैंने कहा भैया मैं बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं दूंगा। अजी कौन मांग रहा है, देना हो दे देना। 3-4 लाख रुपए एक दिन में इकट्ठे हो गए, काम शुरू हो गया। वाह क्यों वाह वाह! घबराते हो? जब इच्छा दृढ़ शक्ति होगी तभी तो ईश्वर आएंगे मदद करने के लिए। आपने शुरू किया, अरे छोड़ो इसमें कुछ नहीं, ये शुरू किया, अरे यार इसमें ये नहीं है, अरे यार इसमें ये नहीं, वो नेगेटिविटी तो आप पहले ले आते हो, तो कैसे कामयाबी होगी। तो मन के ऊपर मैंने लिखा भी था कि मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं, मन से निर्मित होते मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। तो वाह! क्या मन बात है! क्या बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत वाह वाह! फिर से कहिएगा इसको। बहुत अच्छा, ये बहुत कविता का मुझे ये मुखड़ा है कि जी जी जी। मन को कभी न थकने देना, अरे मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं, और मन से निर्मित होती मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। मन के भाव बनाते मस्जिद, अरे मन के भाव बनाते मस्जिद, मन से गुरुद्वारे बनते हैं, और मन के जब हिमखंड गले तो गल कर गंगा जल बनते। अरे वाह! क्या बात है! क्या बात है! अरे साहब, बहुत मन बढ़िया, के बहुत जब हिमखंड गले तो गल कर गंगा जल बनते हैं, मन को कभी न थकने देना। ये गीत जो है वॉइस ऑफ अमेरिका पर सैन फ्रांसिस्को में दर्ज है। मैं वहां घूमने गया था, तो उन्होंने कहा जी आप कविता सुनाइए, तो ये मैंने वहां सुनाया था। तो मन से उपजी प्रेम कथाएं, कहाँ से आता है प्रेम? मन से। मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, हाँ, मन हाँ, हाँ, से हाँ। मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, यदि मन पा जाए मन भावन, यदि मन पा जाए मन भावन, हर पल स्वप्न महल बनते हैं। वाह, मन वाह, का वाह! मीत मिल जाए आपको, आपकी प्रेमिका मिल जाए आपको, तो हर क्या बात समय सपने स्वप्न महल बनते हैं। क्या मन बात है! से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, यदि मन पा जाई मन भावन, हर पल स्वप्न महल बनते हैं। मन का मीत अगर मिल जाए, अरे मन का मीत अगर मिल जाए, नित सपनों में आए जाए, नित सपनों में आए जाए, तब अंतस के प्रेम कुंड में, तब अंतस के प्रेम कुंड में सुंदर नील कमल खिलते हैं। मन को कभी न मरने देना, मन से राजमहल बनते हैं, और मन से निर्मित होती मंदिर, मन से ताज महल बनते हैं।
मन हारे तो हारे जीवन, मन हारे तो हारे जीवन, मन जीते तो बंजर उपवन, मन हम्म। जीते तो बंजर उपवन, और चाहत मन की बनी रहे तो, चाहत मन की बनी रहे तो दोहे गीत गजल बनते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। अब कार्यक्रम हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। बस जी जी जी। पिलकेंद्र अरोड़ा जी का भी ये उनकी फरमाइश है कि दो चार लाइनें आप ब्रज में सुनाइए, और उसके साथ हम कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं फिर। क्या क्या सुना है? ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में दो चार पंक्तियां सुनाइए। अच्छा। ब्रज में, ब्रज में देखता हूँ मैं। ब्रज में लिखी तो बहुत सारी हैं अभी। एक सेकंड, ये बहुत पुरानी लाइन। जी हाँ चलिए, एक मिल गया एक, जो जी ब्रज जी, बस। माधुरी में भी है। जी जी थोड़ा दार्शनिक है जी। कि जाने कैसो रोग लगो है, जाने कैसो, ये वही है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ये हाँ वही हाँ। ब्रज भाषा, हाँ ब्रज जी। भाषा है। जाने कैसो रोग लगो है या पागल मन को, अरे जाने कैसो रोग लगो है या पागल मन को, और माटी सो कर डारो जाने कंचन से तन को, क्या बात है, क्या माटी। बात, क्या बात है, क्या बात जाने कैसो रोग लगो है या पागल मन को, और माटी सो कर डारो जाने कंचन से तन को, और जाने कितनी सपने देखी या बजमारी ने, बजमारी एक ब्रज की गाली है कि तू ये है। बजमार, जैसे दादी पोते को कह देती है। तो हम्म। ना जाने कितने सपने देखी या बजमारी ने, और आधी उम्र गमाई याने धुरवीरानी में, आधी उम्र गमाई आने धुरवीरानी में, और भूल न पायो आज तलक है, भूल न पायो आज तलक यह बीती घटना को, अरे भूल न पायो आज तलक यह बीती घटना को, और जा में एक प्यारो भुजबंधन बीत गयो मन को। भुजबंधन क्या। समझते हैं आप? ये जब जी जी। ऐसे मिलते हैं, ये है हम्म। भुजबंधन। जी तो जी जी किसी जी। ने, हाँ, तो एक भुजबंधन उसके जीवन में ऐसा हुआ, क्या उसकी बात है, क्या। प्रेम, उसकी प्रेम का मिली और भुजबंधन हुआ। तो भूल न पायो आज तलक यह बीती घटना को, और जामे एक प्यारो भुजबंधन बीत गयो मन को, वो उसने मन को बीन दिया मेरे को उस घटना ने। और याकू समझाने के हमने अनगिन यत्न करी, इस मन को समझाने के लिए, समझते हैं आप थोड़ा बहुत ब्रज भाषा? हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। याकू समझान, मेरा ख्याल है अरोड़ा जी को समझ में आ रही होगी जिन्होंने फरमाइश जी की है। जी 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 और जी। या, हाँ याकू समझाने के हमने अनगिन जतन किए, और याते पहले जाने कितने प्रेमी डूब मरे, इस मन को समझाने के लिए। पर यह हम्म। पगल, पर यह पगलो हर दिन जातो, पर यह पगलो हर दिन जातो वाकी गलियन में, ये मन वाह जो वाह। उसकी गलियों में है। जी जी। पर यह पगलो हर दिन जातो वाकी गलियन में, और जाने क्यों यह रोक न पातो अपनी भटकन को, ओए जाने है। क्यों यह रोकन पातो अपनी भटकन को, और क्या बात है। कैसे हो कैसे हो उपचार मूढ़ को, मूढ़ माने बेवकूफ, इस हम्म। बेवकूफ मन की इसकी दवाई कैसे हो, इसका उपचार जी कैसे हो। जी जी। तो कैसे हो उपचार मूढ़ को कोई बतलाए, अरे कैसे हो उपचार मूढ़ को कोई बतलाए, और कहाँ मिलेगी जीवन बूटी जो हनुमत लाए, आप समझ रहे हैं? हनुमान जी बूटी लाए थे। जी तो जी जी। हाँ,
कैसे हो उपचार मूढ़ को कोई बतलाए, और कहाँ मिलेगी जीवन बूटी जो हनुमत लाए। है ये बिंदो है ये बिंधो तीर से जाके, है ये बिंधो तीर ते जाके वाको पता नहीं। जिसका तीर दिल में लगा उसका ही पता नहीं कि वो कहाँ रहता है आजकल। कहाँ रहता है? तो वाह, क्या बात। तो न, तो है यह बिंधो तीर ते जाके वाको पता नहीं, पतो नहीं। अब यह किरण कहाँ जो लो अब वह किरण कहाँ जो काटे अमावसी तमकू। अमावस्या का जो अंधेरा होता है, अब वो किरण कहाँ से लाऊं जो उस अंधेरे को काट दे। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत अच्छी इस ब्रज रचना के साथ आपने इसका आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं जी हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ गौड़ जी। आपके जीवन के जो अनुभव हैं, जो कार्य हैं और जो साहित्यिक यात्रा है, सही मायने में वो प्रेरणा देती हैं। और मैं ईश्वर से पुनः निवेदन करता हूँ कि आपको हमेशा स्वस्थ रखें, सानंद रखें और आप पूरी तरह से सक्रिय रहें अभी, और हमें बहुत कुछ दें और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। मैं 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि आपने मेरी शाम और बहुत ही रंगीन कर दी, बहुत अच्छी कर दी, और मुझे एक नई ऊर्जा मिल गई। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी शाम गुजरे, क्योंकि मुझे साहित्य ही जीवन देता है। मुझे ये वार्तालाप, अच्छे लोगों से मिलना, और अभी जैसे कोई अरोड़ा जी थे, उन्होंने फरमाइश की, और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। तो मेरी फेसबुक पर जुड़ने के लिए वो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां मैं आए तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई रचना डाल देता हूँ वहां पर। लोग कमेंट करते रहते हैं। तो बस अब यही मेरी एक फिलॉसफी है जीवन की कि किसी को कुछ दे दो, खुशी दे दो, तो खुशी ले लो। क्या बस। बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पुनः हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ गौड़ जी। नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और कवि श्री BL गौड़। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।